हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ओसवाल का सिंपल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। सिंपल पेपर 2 पढ़ रहे थे हम लोग, जिसका सेक्शन ई, जिसको आप केस स्टडी क्वेश्चन कहते हो, उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, shown below is a house of card, a structure created by stacking playing card on top of each other in the shape of a pyramid। कह रहा है कि ये जो फिगर बच्चों आपको दिख रहा है, ये वाली फिगर, ये प्लेइंग कार्ड से बनाया गया है, जो एक पैरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है। Each small triangle is made using 3 card and each layer has one less triangle than the layer it। अब कह रहा है कि जो ईच ट्रायंगल है वो 3 कार्ड से बना हुआ है और हर एक लेयर में एक एक ट्रायंगल कम होता गया है। फर्स्ट लेयर से आप देखोगे तो एक एक ट्रायंगल कम होता गया है। कह रहा है, अंकित एंड हिज फ्रेंड वर हैविंग स्लीप ओवर एंड वांटेड टू डू समथिंग फन। वन ऑफ द फ्रेंड सजेस्टेड दैट दे कुड मेक अ हाउस ऑफ कार्ड। कह रहा है, अंकित और उसका फ्रेंड जो है, उन्होंने सोचा आज कुछ फन करते हैं, तो उन्होंने कार्ड से एक हाउस बनाया है। अंकित and his friend want to use 3 cards in the top layer and 18 in the bottom layer, form an AP showing the number of cards in each layer starting from the layer। तो क्या रहा है कि सबसे बॉटम में जो है 18 कार्ड है और टॉप पर 3 कार्ड है, मतलब वन ट्राइंगल है, 3 कार्ड्स है, इससे एपी फॉर्म करना है। सो बच्चों देखो, बोला कि हर एक लेयर में एक ट्राइंगल कम हो रहा है, इसका मतलब 3 कार्ड कम हो रहे हैं। सो अगर मैं टॉप से स्टार्ट करूं तो एपी क्या बनेगा? 3, 6, 9, 12, 15 और 18, यही आपका एपी है। क्लियर? 3, 6, 9, 12, 15 और 18, जहां पर आपका कॉमन डिफरेंस ए जो है आपका वो 3 होगा, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 3 होगा। आप चाहो तो ऊपर में लिख सकते थे, लेट द नंबर ऑफ कार्ड इन टॉप लेयर बी ए इक्वल टू 3। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सो ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दूसरा, सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट कर रहा है, दे हैव अ टोटल ऑफ 360 कार्ड विद देम, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर दैट अंकित एंड हिज फ्रेंड कैन मेक यूजिंग द कार्ड दे हैव। इफ दे वांट टू हैव वन ट्रायंगल मींस 3 कार्ड एट द टॉप लेयर, शो योर वर्क। तो कह रहा है कि उनके पास टोटल 360 कार्ड है बच्चों, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर क्या हो सकता है? यदि टॉप में सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसमें एक ट्रायंगल है, मतलब 3 कार्ड है, तो कितने लेयर बन सकते हैं ये आपको पता करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले देखो, आपको ए का वैल्यू पता चल गया था, कितना? आप कहोगे सर ए का वैल्यू हमें पता चल गया था 3 है, ए इक्वल्स टू 3। डी का भी वैल्यू आपको पता चल गया था, कितना? 3। और एस एन जो है बच्चों, वो दिया है 360। अब एस एन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 360। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी की बात? अब एन का वैल्यू नहीं पता, यही तो पता करना है। सो एन बाई 2, 2a, सो 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है, प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी इंटू 3 इज इक्वल्स टू 360। एन बाई 2, 2 3 जा 6 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 360। बच्चों ये 2 जो है डिवाइड के फॉर्म में, आप इसे राइट हैंड साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। सो n इंटू 6 माइनस 3 करोगे तो 3 हो जाएगा। सो n इंटू 3n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 720। बात आ रही है समझ में? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए n से,
सो 3n² प्लस 3n माइनस 720 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल ले सकते हो, तो n² प्लस का n माइनस का 240 इक्वल्स टू 0। ये 3 बच्चों राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो n² प्लस n माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसे आप सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कहते हैं हम। मिडिल टर्म स्प्लिट में करना क्या होता है, बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को 2 ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है सो दैट कि मल्टीप्लाई करने के बाद उतना ही आए जितना फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद आया था। क्लियर? और उस दोनों टर्म को या तो आप ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिडिल टर्म आना चाहिए। यहाँ पर बच्चों n लाना है हमें, तो 16 और 15, 16 माइनस 15 करोगे आप तो 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता, n हो जाएगा सिर्फ, और 16 इंटू 15 करते हो आप तो 240 हो जाएगा। तो हमें वो टर्म मिल गया, तो लिखना है n² प्लस का 16n माइनस 15n माइनस का 240 इक्वल्स टू 0। n कॉमन निकाल लीजिए, तो n प्लस का 16 माइनस 15 कॉमन निकालना है, तो n प्लस का 16 इक्वल्स टू 0। सो n प्लस का 15 इंटू n माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, n प्लस का 16 और n माइनस का 15 था, सॉरी, n प्लस का 16 और n माइनस का 15, तो n माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 15। यही आपका आंसर है, n प्लस 16 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू माइनस 16, इसको आप लिख दोगे नॉट पॉसिबल, NP। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अब चलते हैं उसके और जो पार्ट है, और मतलब कि थर्ड पार्ट कह रहा है अंकित इज प्लानिंग टू मेक ए pyramid with the top and bottom layer containing 15 cards and 138 cards respectively. How many layers will such a pyramid have? Shows your work. तो कह रहा है कि अंकित चाह रहा है, अंकित क्या चाह रहा है कि टॉप पर 15 हो और बॉटम में 130 कार्ड हो, 138 कार्ड हो, ठीक है ना। चेंज करना चाह रहा है, जैसे टॉप में पहले कितना था 3 कार्ड था ओनली, अब टॉप में 15 रखना है और बॉटम में 138 कार्ड रखना है। तो कह रहा है कितने लेयर होंगे, हाउ मेनी लेयर्स विल सच ए pyramid have, और विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज यूज्ड हेयर। सो मैथमेटिकल कंसेप्ट तो आप सबको पता ही है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ ध्यान से देखो आप, सबसे पहले आपको दिया क्या, तो ए का वैल्यू तो पता ही है, ए 3 था, और डी कितना, ये भी 3, सॉरी ए इस बार 15 हो जाएगा बच्चों, 3 नहीं 15 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 15 रखना है टॉप में। और ए एन या फिर टी एन लिखो, ये आपको दे दिया 138। ए एन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 138। क्लियर है बच्चों? अब ए का वैल्यू है आपका 15 प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 138। अब देखो 3 को एन से करोगे 3 एन माइनस का 3, ठीक है ना। सो 15 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 138। 15 माइनस 3 करोगे तो 12 हो जाएगा, तो 3n प्लस 12 इज इक्वल्स टू 138, या 3n इक्वल्स टू 138 माइनस का 12, माइनस कर लो, 8 माइनस 2 6 और 3 माइनस 2 1, 126 इक्वल्स टू 3n। 3 से कट जाएगा ये, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, सो n इक्वल्स टू 42 आ गए। कितने लेयर होंगे बच्चों, 42 लेयर्स हो गए।
ठीक है, आया समझ में? कौन सा मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज हुआ है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। इजी कंसेप्ट था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आपका, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। रोनित इज द कैप्टन ऑफ हिज स्कूल फुटबॉल टीम। रोनित अपने स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन है। ही हैज डिसाइडेड टू यूज 4-4-2-1 formation in the next match. The figure below shows the position of the player in a 4-4-2-1 formation on a coordinate grid. अच्छा, कोऑर्डिनेट ग्रिड पर आपको दिया है, यहाँ पर आ जाइए। सेंटर फॉरवर्ड सेंटर, ये फिगर दिया है बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन इन द रोनित प्लान। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, टू सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है ये आपको बताना है। ये देखो, सो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों थोड़ा सा पहले ध्यान देना होगा आपको। जब बोर्ड में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ग्राफ में दिए होंगे, नहीं तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लेने में थोड़ा सी दिक्कत आ रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सेंटर फॉरवर्ड जो है दो दिया है, दो सेंटर फॉरवर्ड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया था पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखो आप, तो यहाँ अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो जो सेंटर फॉरवर्ड का दोनों जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका, तो देखो ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के लिए 2 और 3 के बीच में, जबकि 3 होना चाहिए एग्जैक्ट 3। वाई एक्सिस देखो, तो वाई एक्सिस भी जो है वो 8 के एग्जैक्ट 8 है नहीं, तो 3,8 ले सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा भी इस तरफ आ जाओगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, तो -3, ये एक्स का वैल्यू -3 हो जाएगा, तो -3,8। ठीक है, ऐसे ही साइड मिडफील्डर जो है इसका कोऑर्डिनेट, तो साइड मिडफील्डर का कोऑर्डिनेट देखो, ये तो 7 है। ठीक है, ये आपका हो गया 7 और ये 2, साइड मिडफील्डर का 7 और ये 2, इसको आप लिख सकते हो 7,2 साइड मिडफील्डर। और फुल ब्लैक, फुल बैक, फुल बैक अगर ले लिया जाए तो फुल बैक ये रहा पॉइंट आपको। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो 5,-5, ये देखो -5 ये वाली लाइन, और ये 4 के बीच में आ रहा है, जबकि 5 ले लेता हूं मैं, सो -5,5। ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन है इसका, तो मैं आपको दिखाता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। मेंशन टू पोजीशन व्हिच आर नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एनी एक्सिस, ये पूछ रहा है। और पहला तो पूछ रहा था कि दो सेंटर फॉरवर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग लगा लोगे इजिली, अंडर रूट हो जाएगा सबसे पहले, और 3 - 3, 3 माइनस माइनस +3, सो 3 + 3 का होल स्क्वायर, आप +8 - 8 का होल स्क्वायर, 8 - 8 0 हो गया बच्चों, सो 6 का होल स्क्वायर 36, तो 6 ही आएगा। तो 6 हुआ डिस्टेंस, 6 यूनिट कह सकते हो आप। तो 37 का फर्स्ट पार्ट जो है 6 यूनिट हो गया। क्लियर है।
दूसरा आप क्या करोगे, तो कह रहा है किसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो राइट हैंड साइड में जो फुल बैक और साइड मिडफील्डर था उसका कोऑर्डिनेट हमने आपको बता दिया 7,2 -5,5। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाला जो है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है साइड मिडफील्डर, उसका -7, देख लो इसका कोऑर्डिनेट देख लो आप ध्यान से। तो ये -7, ये इसको 2 मान लो, तो -7,2 हो जाएगा। और फुल बैक जो है इसका देखो, ये आ रहा है आपका ये वाली लाइन, तो -6 कह सकते हैं हम। और ये लाइन इधर -5, सो -6, -5। ठीक है, इसका कितना, तो -7,2। अब क्या करना है आपको, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है। -6, -5, -7,2, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। 7,2 -5,5, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों डिस्टेंस चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं। से इस दोनों का बीच का अगर डिस्टेंस निकाले बच्चों, तो -6 + 7 मतलब 1 का स्क्वायर, और 5 -5 -2 -7 का स्क्वायर, सो -7 का स्क्वायर 49 और 1 का स्क्वायर 1, √50 होगा। इसका हो जाएगा √50। इसका आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका -5 और -7 और 2 -5, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, और इधर 7। इसमें एक्स का वैल्यू बच्चों पॉजिटिव था, ये देखो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, हमने गलत यहाँ पर लिया इसलिए ज्यादा बड़ा आ रहा है। 5, -5 होगा, अब ठीक हो गया। तो 7 -5, 2 का स्क्वायर 4, और -5 -2 -7 का स्क्वायर, तो 4 प्लस का 49 कितना आया, √53। सो दोनों सेम नहीं है किसी भी एक्सिस से, तो यही दोनों निकाल के आपको छोड़ देना है। ठीक है, सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो ग्राफ में होगा, सो दैट की एग्जैक्ट वैल्यू आए। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो थर्ड इसका देख रहे हैं, और पार्ट में क्या करा, अ बॉल hit from the left full back position travel uninterrupted to the right center forward position, what can be the minimum distance traveled by the ball। तो कह रहा है बॉल जो है कितना ट्रेवल किया, ये आपको फाइंड आउट करना है। बॉल गया कहां से कहां तक, तो बॉल जो आपका गया है वो देखिए कहां से कहां बोला, तो राइट सेंटर फॉरवर्ड, राइट सेंटर फॉरवर्ड, लेफ्ट फुल बैक पोजीशन, लेफ्ट फुल बैक से कहां गया है, तो लेफ्ट फुल बैक जो है बच्चों आपका वो है -6, अभी जस्ट हमने बताया था आपको -6, -5। लेफ्ट फुल बैक कितना, -6, -5। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद सेंटर फॉरवर्ड, तो सेंटर फॉरवर्ड का क्या है देखिए, तो सेंटर बैक है, ये सेंटर फॉरवर्ड कहाँ गया, राइट सेंटर फॉरवर्ड, राइट सेंटर फॉरवर्ड, ये है राइट सेंटर फॉरवर्ड 3,8, 3,8। इस दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, निकाल लोगे आराम से, तुरंत निकल जाएगा। -6 -3 -9 का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 8 + 5 13 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, अब प्लस 169, तो अंडर रूट कितना हो गया बच्चों, 9 1 10, 8 से 14 1 15, 1 1 2 250, और 250 का रूट निकालोगे तो 5√10 होगा। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इसी में 38th क्वेश्चन।
ये देखो, in the Ghent wheel shown below, Gagan is sitting in one of the cabins which is 12-meter high from the platform. Jyoti and Karan are sitting in the lowest and highest cabin from the platform respectively. बच्चों यहाँ पर एक व्हील दिखा रहा है रोटेटिंग, जिसको राम झूला कहते हैं हम लोग गाँव की भाषा में। उस टाइप का एक झूला टाइप का दे दिया है। कह रहा है कि इसमें जो है गगन बैठा है एक केबिन में जो 12 मीटर प्लेटफॉर्म से 12 मीटर ऊंचा है। ये है प्लेटफॉर्म, जिसको अर्थ सरफेस आप कह सकते हो। इससे 12 मीटर हाइट है उसका, ठीक है ना। उसके बाद करण और ज्योति बैठा है लोएस्ट और हाईएस्ट केबिन में। लोएस्ट सबसे नीचे वाला कह सकते हो और सबसे ऊपर वाले केबिन में। फ्रॉम द गगन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ज्योति एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ करण इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है गगन से जब देखा जा रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ज्योति का, एंगल ऑफ एलिवेशन है करण का, वो 30 एंड 60 है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गगन फ्रॉम ज्योति? तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गगन फ्रॉम ज्योति? तो ज्योति अगर देखेगी ऊपर से, ठीक है, तो गगन को, तो कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? सो देखिए, हम सबसे पहले ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे तो समझ में आएगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये है आपका गगन, ठीक है। गगन 12 मीटर की हाइट पर था। अच्छा, दूसरा बच्चे का नाम है करण। करण सबसे टॉप पर है, सबसे टॉप पर करण। और ये देखो, मान लेते हैं सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ये ज्योति है, जे, ठीक है बच्चों। अब देखिए एंगल क्या क्या दिया था, तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो था करण का गगन से, वो 60 डिग्री है, ये 60 है, और ये आपका 30 डिग्री है। क्लियर? अब कह रहा था कि ज्योति से गगन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो बच्चों ये देखो, ये एंगल कितना है, आप कहोगे सर 90 डिग्री है, ठीक है ना। इसको हम ओ ले लेते हैं, लेट इट बी ओ। सो ये एंगल 90 है, ये 30 है, तो आपको ट्रायंगल जे ओ, अब सबका पोजीशन हमने दिखा दिया इस ट्रायंगल के माध्यम से। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था व्हाट विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ गगन फ्रॉम ज्योति। सो बच्चों एक चीज याद रखना है, जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। सिंपल एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 30 डिग्री है बच्चों, ये वाला देखो ब्लैक कलर यूज करें। ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 ही होगा। सो पहला का आंसर हो गया 30 डिग्री। दूसरा क्या करें, फाइंड द डायमीटर ऑफ द हाइट, डायमीटर ऑफ द गेंट व्हील। सो बच्चों देखो, ये जो आपका है ओ जे,
ये दे दिया आपको कितना, तो 12, ठीक है ना। OJ आपको पता चल गया 12। तो इस ट्रायंगल में JOG में हम 10 30 लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर 10 30 आप लगाओगे 10 30 डिग्री तो क्या होगा, 10 थीटा क्या होता है बच्चों, तो 10 होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे 30 है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, OJ। अब बेस क्या हो जाएगा, OG। अब 10 30 का वैल्यू आप सबको पता होगा, 1/√3 होता है। सो 1/√3 इक्वल्स टू 12 अपॉन में OG। तो OG का वैल्यू आपको पता चल गया कितना, तो 12/√3, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, तो OGK या KOG या GOK, जो भी आप नेमिंग करो, नेमिंग आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप लगाओगे 10 60 डिग्री, तो 10 60 की क्या हो जाएगा, OK बाय OG। 10 60 OK बाय OG। 10 60 होता है बच्चों √3, सो √3 इक्वल्स टू OK। नहीं पता अपने को, OG पता है, अभी जस्ट हमने निकाला था कितना, 12√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो OK हो जाएगा बच्चों 12√3 इंटू √3, सो 36 सेंटीमीटर। अब डायमीटर कितना हो गया बच्चों इस व्हील का, ध्यान से देखो, ये हो गया आपका 36 और इतना था 12, तो 36 प्लस 12 कितना, 48। सो 48 मीटर इसका डायमीटर हो गया, ठीक है जी, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, थर्ड वाला, थर्ड ही निकाला था, कौन सा निकाला, फाइंड द डायमीटर ऑफ द गन। अच्छा हाँ, सेकंड निकाला। थर्ड वाला क्या कर रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गगन एंड करण। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ गगन फ्रॉम करण पोजीशन। अब पहले जो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गगन एंड करण, गगन और करण का डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है ना। सो गगन कहाँ है, पोजीशन दिख रहा है आपको, और करण, करण का भी पोजीशन दिख रहा है। सो देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल GOK में sin 60 लगा दूं तो क्या हो जाएगा, sin 60 लगा देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पे थीटा बन रहा है, सॉरी यहाँ पे थीटा, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें GK पता चल जाएगा, तो sin 60 लगा देते, तो sin 60 होता है आपका √3/2 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे बच्चे OK, मतलब 36 बाय नीचे GK। आप √3 GK अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 36 अपॉन में √3, ठीक है। √3 से कट जाएगा या √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 3 हो जाएगा, 3 से 12 बार में, से 12 2 जा 24√3, कितना, 24√3, समझ में आया। सो गगन और करण के बीच का डिस्टेंस कितना है, 24√3। अब कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ गगन फ्रॉम करण, तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, अभी जस्ट हमने आपको बताया। तो ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री ही होगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। सो यही था आपका, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।